गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक लंबे अंतराल के बाद पुनः इस व्यंजन संधि को आगे बढ़ाएंगे। इस व्यंजन संधि के अंतर्गत हम पहले के वीडियोस में ष्टुत्व, ष्टुत्व, जश्त्व, चर्त्व, पुंसवर्ण, परसवर्ण, छत्व, अनुस्वार आदि महत्वपूर्ण संधियों का अध्ययन कर चुके हैं। कोशिश करेंगे कि आज हम इस वीडियो में तथा नेक्स्ट वीडियो में इस व्यंजन संधि को समाप्ति की ओर ले जा सकें। आज की हमारी संधि का विषय है अनुस्वार परसवर्ण संधि। इस संधि को अनुस्वार परसवर्ण संधि इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण आदेश होता है। अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण आदेश होता है, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर पीछे के पद में स्थित वर्ण का सवर्ण आदेश किया जाता है। इसका सूत्र देखिए, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। पुनः देखिए, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। इसका अर्थ है कि अपदांत अनुस्वार को परसवर्ण आदेश हो जाता है य परे रहते विकल्प से। पदांत अनुस्वार को परसवर्ण आदेश हो जाता है य परे रहते विकल्प से, अर्थात यहाँ भी कार्य विकल्प से होगा, एक पक्ष में होगा और दूसरे पक्ष में नहीं होगा। देखिए आप इंडेक्स में कि अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो रहा है। पीछे के पद में यदि य अर्थात वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण तथा ह, य, व और ल हो तो वर्गों के सभी वर्गों के पहले वर्ण हो, दूसरे वर्ण हो, तीसरे वर्ण हो, चौथे वर्ण हो तथा ह, य, व, ल हो तो अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पीछे के पद में क, ख, ग, घ हो तो अनुस्वार को ङ आदेश होगा। यदि च, छ, ज, झ हो तो य आदेश होगा। ट, ठ, ड, ढ हो तो ण आदेश होगा। त, थ, द, ध हो तो न आदेश होगा तथा प, फ, ब, भ हो तो म आदेश होगा। इसका उदाहरण आप देखिए कि शाम प्लस त, यहाँ पर शाम प्लस त, इस स्थिति में म को जो कि अपदांत है उसे नश्य पदांतस्य झलि इस सूत्र से म का अनुस्वार आदेश होगा। तब आपके पास स्थिति होगी शाम प्लस त। तत्पश्चात जो इस सूत्र के अनुसार कार्य है या स्थिति है वह बन चुकी है। अब इस स्थिति में अनुस्वार है, अपदांत है और इसके पीछे यह प्रत्याहार त है, अर्थात वर्ग का पहला वर्ण है। तो इस त का सवर्ण होगा त का पंचम वर्ण न, तब अनुस्वार को न आदेश होगा। तब हमारे पास स्थिति होगी शान प्लस त और मिलाएंगे तो शांतः रूप सिद्ध होगा। और दूसरे स्थान पर जहाँ पर अनुस्वार को न आदेश नहीं होगा वहाँ पर अनुस्वार वाला ही रूप परिलक्षित होगा शांतः। पुनः एक बार आप इसे देखिए कि शाम प्लस त, इस स्थिति में नश्य पदांतस्य झलि इस सूत्र से अपदांत म को अनुस्वार आदेश हुआ, तब शाम प्लस त ये स्थिति हुई। तत्पश्चात अनुस्वार से यही परसवर्ण, यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पे त का परसवर्ण न आदेश हुआ, तब शान प्लस त ये स्थिति हुई और मिलाने पर शांतः। और जहाँ पर अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण नहीं हुआ वहाँ पर अनुस्वार वाला रूप शांत रूप सिद्ध हुआ। अतः इस प्रकार इस सूत्र से दो रूप बनेंगे। इसी संधि के अंतर्गत एक सूत्र और है वापदांतस्य। यह सूत्र भी पदांत का अनुस्वार आदेश करता है, पदांत अनुस्वार को परसवर्ण आदेश करता है। देखिए इस सूत्र का अर्थ है पदांत अनुस्वार को परसवर्ण आदेश कर देता है विकल्प से यह पर रहते हैं।
दोनों ही सूत्र अनुस्वार को परसवर्ण आदेश करते हैं, परंतु अंतर यह है कि इससे पूर्व वाला सूत्र अपदांत अनुस्वार को करता है और ये सूत्र पदांत अनुस्वार को करता है। अर्थात इससे पूर्व वाला सूत्र शब्द बनते समय मध्य में कार्य करता है, जबकि यह सूत्र शब्द बन जाने के बाद कार्य करता है। देखिए यथा त्वम प्लस करोषि। त्वम एक बना हुआ पद है, अर्थात ये पदांत स्थिति है। त्वम प्लस करोषि, इस स्थिति में सर्वप्रथम यहाँ त्वम यह पद है, तो मो अनुस्वार इस सूत्र से म को अनुस्वार आदेश हुआ, तब त्वम प्लस करोषि यह स्थिति हुई। तत्पश्चात अब इस स्थिति में वा पदांत से सूत्र कार्य करेगा। यहाँ पदांत अनुस्वार को परसवर्ण आदेश होगा, तो त्वम के पीछे क है, अतः परसवर्ण ङ होगा, तब त्वं प्लस करोषि ऐसी स्थिति हुई। और इस सूत्र ने विकल्प से कार्य किया है, क्योंकि इस सूत्र के मध्य में वा आया है, तो जहाँ पर कार्य होगा वहाँ पर त्वंग प्लस करोषि ये स्थिति होगी, और जहाँ पर कार्य नहीं होगा वहाँ त्वम करोषि ये स्थिति बनेगी, और मिलाने पर त्वंग करोषि तथा त्वम करोषि इस प्रकार दो रूप परिलक्षित होंगे, चूँकि यह भी विकल्प से कार्य करता है। एक बार पुनः हम इस उदाहरण को देखेंगे। त्वम प्लस करोषि, इस स्थिति में पदांत होने के कारण तो मो अनुस्वार म को अनुस्वार करेगा, तब त्वम प्लस करोषि ये स्थिति होगी। इस स्थिति में पदांत अनुस्वार को वा पदांत से सूत्र परसवर्ण करने पर त्वंग प्लस करोषि ये स्थिति होगी, और जहाँ पर कार्य नहीं होगा वहाँ पर त्वम प्लस करोषि ये स्थिति होगी, और मिलाने पर त्वंग करोषि तथा त्वम करोषि इस तरह से रूप सिद्ध होगा। तो ये दोनों ही सूत्र अनुस्वार को परसवर्ण आदेश करते हैं, परंतु अंतर यह है कि पहले वाला सूत्र अर्थात अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र अपदांत स्थिति में कार्य करता है, अर्थात शब्द बनते समय कार्य करता है, जबकि वा पदांत से सूत्र शब्द बनने के बाद कार्य करता है, क्योंकि यह पदांत की स्थिति में कार्य करता है। अतः इन दोनों में एक मूलभूत अंतर यह है। तो प्रश्न उठने वाला है, यहाँ यहीं से प्रश्न उठेगा कि कहाँ पर कौन सा सूत्र कार्य कर रहा है। तो वहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर शब्द बनने के बाद कार्य हो वहाँ वा पदांत से कार्य होगा, और जहाँ शब्द बनते समय कार्य होगा वहाँ पर अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से कार्य होगा। अब आगे धुट्-आगम संधि का अध्ययन करेंगे। इसका सूत्र है ढ सी धुट्। ढ सी धुट्, यहाँ पर दोनों के मध्य में धुट् का आगम होता है, इसीलिए इस संधि का नाम धुट्-आगम संधि रखा गया है। सूत्र के अनुसार अर्थ देखिए, ढ सी धुट्, ढकार से परे अर्थात ढ वर्ण से परे सकार को धुट् का आगम हो जाता है विकल्प से। पुनः देखिए, ढकार से परे सकार को धुट् का आगम हो जाता है विकल्प से, अर्थात यदि पहले पद में ढ हो और दूसरे पद में स हो तो इन दोनों के मध्य में धुट् का आगम हो जाएगा विकल्प से, धुट् का ध शेष रहेगा। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, षड् प्लस सन्तः, यहाँ पर ड पहले पद में है और स दूसरे पद में है, तो सूत्र के अनुसार ढकार से परे सकार है, तो दोनों के मध्य में धुट् का आगम होगा, तब स्थिति होगी षड् प्लस धुट् प्लस सन्तः। धुट् का ध शेष रहेगा, अनुबंध लोप के इसके उठ भाग का लोप हो जाएगा, तब हमारे पास स्थिति होगी षड् प्लस ध प्लस सन्तः। षड् प्लस ध प्लस सन्तः, यहाँ पर खरी च सूत्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं, चर्त संधि में ध को त आदेश करेगा प्रथम वर्ण, क्योंकि पीछे खर प्रत्याहार का वर्ण स है। उसी प्रकार त हो जाने पर पुनः षड् के ड को भी
ट आदेश करेगा। तो षट प्लस त प्लस संत यह रूप बनेगा। और जहाँ पर दुट का आगम ही नहीं हुआ था, चूंकि काम विकल्प से हुआ है, तो यहाँ पर एक ही रूप बनेगा षट संत। केवल खरी से सूत्र ने अपना कार्य किया है। एक बार पुनः हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए, षड प्लस संत है। सबसे पहले ढकार से परे सकार होने पर यहाँ पर धुट का आगम होगा, तो षड प्लस ध प्लस संत। तत्पश्चात खरीच सूत्र से ध को त और ड को ट आदेश हुआ, तब षटत प्लस संत यह रूप बना। और जहाँ पर धुट का आगम ही नहीं हुआ, वहाँ पर षट संत यह रूप बना। इस प्रकार इस संधि के भी दो रूप बनेंगे। इत्यलम इससे आगे की संधि का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस संधि को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद।